स्टैचोमेट्रिक कैलकुलेशंस, ठीक है, उसको हम अभी समझते हैं, जिसमें तीन रिलेशनशिप्स हम समझते हैं, मास मास रिलेशनशिप, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप और वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि अभी जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है स्टैचोमेट्रिक कैलकुलेशंस। स्टैचोमेट्रिक कैलकुलेशंस। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अभी यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि पहले हम देखते हैं स्टैचोमेट्री खुद क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको स्टैचोमेट्री का कॉन्सेप्ट और उसकी डेफिनेशन समझाता हूँ, फिर हम उनके रिलेशनशिप्स और कैलकुलेशंस की तरफ चलते हैं। देखिए, स्टैचोमेट्री केमिस्ट्री की एक ब्रांच है और उसके अंदर हम क्या करते हैं। अच्छा जी, लाइट के भी अभी झटके हैं तो जाने वाली है, ओके। खैर, जब तक अभी चल रही है तो हम इसको कैरी ऑन करते हैं। तो स्टैचोमेट्री के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, बेसिकली स्टैचोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री की ब्रांच है और यहाँ पर हम क्या पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है रिएक्टेंट्स का और प्रोडक्ट्स का। मिसाल के तौर पे मैं बिल्कुल इजी वे में आपको समझाता हूँ। कोई भी केमिकल रिएक्शन आप उठा लो, उसमें क्या होती है, दो चीजें, एक रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट, और उसके बीच में हम समझते हैं क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को, किसके अंदर, स्टैचोमेट्री के अंदर। अब क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप कैसे, कि भाई अगर हम इतना रिएक्टेंट लेते हैं तो प्रोडक्ट कितनी बनेगी, और अगर इतनी प्रोडक्ट बनी है तो रिएक्टेंट कितना यूज हुआ होगा। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं किसके अंदर, स्टैचोमेट्री के अंदर। तो अभी मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं। स्टैचोमेट्री इज द ब्रांच, इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री that deals with the quantitative relationship between reactants and products in a chemical reaction, in a chemical reaction with the help of balanced chemical equation, सो भाई इतनी लंबी चौड़ी डेफिनेशन का क्या कॉन्सेप्ट या मतलब है, इट्स वेरी सिंपल। स्टैचोमेट्री केमिस्ट्री की ही एक ब्रांच है, केमिस्ट्री का ही एक हिस्सा है, जहां पर हम क्या डिस्कस करते हैं, जहां पर हम ये डिस्कस करते हैं कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। देखें, अब कोई भी केमिकल रिएक्शन हो उनके अंदर दो चीजें ही होती है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और जो प्रोडक्ट को बनाते हैं, तो दूसरी हो गई प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट्स का हम कितना मैस लेंगे और कितनी प्रोडक्ट बनेगी, या अगर इतनी प्रोडक्ट बनी है XYZ तो उसमें कितने रिएक्टेंट्स इस्तेमाल हुए होंगे। तो ये क्या हो गया, ये रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच में एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप हो गया। तो इस क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को हम किसमें डिस्कस करते हैं, स्टैचोमेट्री के अंदर डिस्कस करते हैं। आई होप इट्स क्लियर नाउ। अब हम उन तीनों रिलेशनशिप्स के में यहाँ पर आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देता हूँ कि मास मास रिलेशनशिप क्या है, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप क्या है और वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप क्या है। उसके बाद हम वन बाय वन उनको समझेंगे विद द न्यूमेरिकल्स प्रेजेंट इन योर टेक्स्ट बुक, उनको भी हम सॉल्व करेंगे। सो लेट्स गो फॉर द रिलेशनशिप्स। उनको हम कहते हैं स्टैचोमेट्रिक रिलेशनशिप्स, उन रिलेशनशिप्स को हम कहते हैं स्टैचोमेट्रिक रिलेशनशिप्स। अब इन स्टैचोमेट्रिक रिलेशनशिप्स के अंदर हम क्या डिस्कस करते हैं, हम तीन तरह के रिलेशनशिप्स यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर समझते हैं मैस मैस रिलेशनशिप क्या है, ठीक है। फिर हमारे पास होता है मैस वॉल्यूम रिलेशनशिप क्या है, और फिर तीसरा हमारे पास होता है वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप क्या है। सो लेट मी राइट हियर, इट इज मैस मैस रिलेशनशिप
दूसरा होता है मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, और तीसरा होता है वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो अभी क्या होगा कि मैस मैस रिलेशनशिप में हमें रिएक्टेंट का मैस दिया जाएगा और प्रोडक्ट का मैस पूछा जाएगा, या प्रोडक्ट का मैस देकर रिएक्टेंट का मैस पूछा जाएगा। ठीक है। अच्छा, मैस की जगह हमें मोल्स भी दिए जा सकते हैं, तो फिर हम मोलर मास फाइंड करेंगे उनके फॉर्मूला में से, तो वो भी बहुत इजी है। ठीक है, उसमें भी कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। दूसरा है मॉस वॉल्यूम रिलेशनशिप। अब कई बार किसी केमिकल रिएक्शन में ऐसा होता है कि प्रोडक्ट में किसी सॉलिड चीज के बनने की बजाय गैस बनती है, और गैस को फिर वॉल्यूम में जो है ना मेजर करना बेहतर रहता है। तो इसलिए क्या होता है कि हमें मास दिया जाता है और हमसे वॉल्यूम पूछा जाता है उस गैस का। तो तीसरा जो रिलेशनशिप है वो है वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। यहाँ पर ऐसा होता है कि रिएक्टेंट का वॉल्यूम हमें दिया जाता है और प्रोडक्ट का वॉल्यूम पूछा जा सकता है, या प्रोडक्ट का वॉल्यूम देकर रिएक्टेंट का जो है वो वॉल्यूम पूछा जा सकता है। लेकिन ये सारी चीजें हम किस चीज को मद्देनजर रखते हुए करेंगे, हमें जो है ना वो केमिकल इक्वेशन को, बल्कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो होगी उसको हम नजर में रखकर ये सारी चीजें सॉल्व करने वाले हैं। सो अभी हम क्या करते हैं कि डिस्कस करते हैं इन तीनों रिलेशनशिप्स को वन बाय वन, मैथ्स मैथ्स रिलेशनशिप, मैथ्स वॉल्यूम रिलेशनशिप और वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप, और उनके अलावा उनके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी हम सॉल्व करते हैं। सो लेट्स गो फॉर द सेपरेट कॉन्सेप्ट्स ऑफ दीज टॉपिक्स। अच्छा डियर व्यूवर्स, अब मैथ्स मैथ्स रिलेशनशिप में क्या होता है कि हमें अननोन मास फाइंड करना होता है। एक ऐसा मास जो हमें नहीं मिला हुआ, जो हमें फाइंड करना है। अब वो रिएक्टेंट का भी हो सकता है, प्रोडक्ट का भी हो सकता है। अगर हमें प्रोडक्ट का मास फाइंड करना है तो रिएक्टेंट का मास हमें दिया गया होगा या उसके नंबर ऑफ मोल्स दिए गए होंगे, और अगर हमें रिएक्टेंट्स का मास फाइंड करना है तो फिर प्रोडक्ट का मास हमें दिया गया होगा। तो अब देखते हैं पहले इसकी डेफिनेशन, फिर जो आपके बुक के अंदर एक न्यूमेरिकल दिया हुआ था हम उसको भी सॉल्व करेंगे। लेट्स सी। सबसे पहले इन mass mass relationship type calculations we determine the unknown mass of reactants और products। अब unknown mass किसका फाइंड करेंगे, या तो reactant का या तो product का। अब जिसका फाइंड करेंगे उसके अलावा जो होगा उसका मिला हुआ होगा फ्रॉम द गिवन mass of substance। ठीक है, अगर reactant का दिया हुआ है तो product का फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट का दिया हुआ है तो फिर हम रिएक्टेंट का फाइंड करेंगे। किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। मैंने पहले भी इस बात पर जोर दिया था कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो है ना, ये भाई बड़ा कुछ बोलती है। अगर आप इसको सुनने की कोशिश करें तो ये बहुत कुछ बोलती है। अब क्या बोल रही है, पहले हम क्या करते हैं, एक रिलेशन बिल्ड करने की जो है ना कोशिश करते हैं, ताकि हमारा जो न्यूमेरिकल है वो आसानी से हल हो जाए। हमें कहा जा रहा है एक लंबी चौड़ी स्टेटमेंट देकर, जिसका इतना कोई खास मतलब है नहीं, कि आपको मास फाइंड करना है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, जो किससे बन रही है, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट के 50 ग्राम यानी कि 50 ग्राम के डिकम्पोजिशन होने से बन रही है। तो इक्वेशन हमें बता रही है, इक्वेशन ये कह रही है कि अगर एक मोल कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोज होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का भी हमें कितने मोल्स मिलते हैं, एक ही मोल मिलता है। और अगर अगर 50 ग्राम्स में कैल्शियम कार्बोनेट के कितने मोल्स होंगे आप फाइंड करें तो 50 ग्राम्स अपान कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास है 100, तो इसके होंगे 0.5 मोल्स। तो अभी अगर आप देखें तो कैल्शियम कार्बोनेट के हमने कितने मोल्स लिए हैं, 0.5 मोल्स। तो ऑब्वियसली जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी वो भी कितनी बनेगी, 0.5 मोल्स। लेकिन हमसे मोल्स नहीं पूछे जा रहे, हमसे कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स नहीं पूछे जा रहे, हमसे उनका मास पूछा जा रहा है। किधर गया ये वाला मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो अभी मास फाइंड करने के लिए मोल्स को मल्टीप्लाई करेंगे उसके मोलर मास के साथ, जो कि है 44, और 0.5 जिससे भी मल्टीप्लाई होगा वो नंबर हाफ हो जाएगा। तो 0.5 मल्टीप्लाई 44 इज इक्वल टू 22। सो दिस इज द आंसर। यानी कि अगर आप 50 ग्राम्स कैल्शियम कार्बोनेट के डिकम्पोज करवाते हैं कंप्लीटली, तो उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड के ग्राम्स बनेंगे वो कितने होंगे, वो होंगे 22 ग्राम्स। My dear students, I hope it's clear now. और after discussing mass relationship, अब हम चलते हैं mass volume relationship को डिस्कस करने के लिए। So let's go for it. Well, okay जी, dear students, after discussing mass relationship और उनके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के बाद, आई होप आपने उस लेक्चर से जरूर कुछ सीखा होगा।
अब हम डिस्कस करने लगे हैं another relationship in stoichiometric calculation and that is mass volume relationship, या इसको वॉल्यूम मैस रिलेशनशिप भी कहा जाता है, बात एक ही है। अब होता क्या है बेसिकली, यहाँ पर कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनमें कोई सॉलिड रिएक्टेंट रिएक्ट तो करता है, लेकिन जो प्रोडक्ट बनती है वो गैस की फॉर्म में बनती है, और उस गैस की फॉर्म में बनने वाली प्रोडक्ट को मैस में मेजर करने से बेहतर है उनको वॉल्यूम में मेजर किया जाए, और यही एग्जैक्टली किया जाता है मैस वॉल्यूम रिलेशनशिप के अंदर। आपको किसी भी रिएक्टेंट का मैस दिया जाएगा और आपसे उसके प्रोडक्ट का मैस नहीं, आपसे उसके प्रोडक्ट्स के लाइक वॉल्यूम पूछे जाएंगे। तो सिंपल है, मैं आपको अगर वर्बली बता दूं तो आपने करना क्या है, जितना भी रिएक्टेंट का मैस आपको दिया गया है, ठीक है, उस रिएक्टेंट के मैस को फर्स्ट ऑफ ऑल आप कन्वर्ट करेंगे मोल्स के अंदर, देखेंगे कि उनके मोल्स कितने हैं। फिर आप बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जैसे कि अभी मैंने यहाँ पर भी लिखी है और प्रॉब्लम में वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपको दी जाएगी, तो उस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की मदद से आप एक रिलेशन बिल्ड करेंगे कि इतने मोल्स के हिसाब से, इतने रिएक्टेंट्स के मोल्स के हिसाब से प्रोडक्ट कितनी बनेगी। अब जितनी प्रोडक्ट बन रही है, जितने प्रोडक्ट्स के मोल्स बन रहे हैं, उन मोल्स को आप सिंपली कन्वर्ट करेंगे मोलर वॉल्यूम में, ठीक है, सॉरी वॉल्यूम के अंदर, जो कि सिंपली आप जब उनको मल्टीप्लाई करेंगे मोलर वॉल्यूम के साथ, जो कि था 22.4 dm³ एसटीपी पर, वो मैंने यहाँ पर लिखा भी है, ठीक है। ये कंडीशंस आपको लिखनी है एसटीपी यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर। अच्छा जी, अभी आप देखें यहाँ पर हमें एक न्यूमेरिकल दिया गया है कि mass of 49 gram of solid potassium chlorate on heating decomposes completely to potassium chloride with the liberation of oxygen gas। कहा जाता है कि जब ये सब्सटेंस पोटेशियम क्लोरेट इसको हीट किया जाता है तो वो डिकम्पोज होता है पोटेशियम क्लोराइड के अंदर, और जिसके साथ उसके साथ एक गैस भी लिबरेट होती है, ऑक्सीजन गैस। तो ये तो हो गई उसकी इक्वेशन, बैलेंस्ड इक्वेशन। यहाँ पर आपने क्या देखना है, यहाँ पर आपको कहा गया है कि कितने ग्राम्स लिए जा रहे हैं पोटेशियम क्लोरेट के। वी आर टेकिंग 49 ग्राम्स ऑफ पोटेशियम क्लोरेट। कितने ग्राम्स? 49 ग्राम्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 49 ग्राम्स को कन्वर्ट करेंगे मोल्स के अंदर। तो पोटेशियम क्लोरेट के मोल्स कितने बनेंगे? 49 डिवाइड, अच्छा मैस कितना है पोटेशियम क्लोरेट का? इट इज 122.5, और आप इनको डिवाइड करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा दैट इज 0.4 मोल्स, ठीक है, 0.4 मोल्स। अच्छा, अभी इस चीज को आप यहीं पर नोट डाउन कर लें। आते हैं एक और बात को समझते हैं। एक चीज यहाँ पर आप देखें, रिलेशन बिल्ड करें, जो मैंने बात की ना रिलेशन बिल्ड करना है। आप देखें कि अगर अगर 2 मोल्स पोटेशियम क्लोरेट के रिएक्ट करते हैं, 2 मोल्स पोटेशियम क्लोरेट के रिएक्ट करते हैं, तो ऑक्सीजन के कितने मोल्स बनते हैं? 3 मोल्स। अगर 2 मोल्स पोटेशियम क्लोरेट के रिएक्ट करते हैं तो ऑक्सीजन के कितने मोल्स बन रहे हैं? 3 मोल्स। आप इनको हाफ कर लें, यानी कि अगर 1 मोल रिएक्ट करेगा तो इसका भी हाफ, यानी कि कितना बनेगा? 1.5 मोल्स बनेंगे ऑक्सीजन के। अगर पोटेशियम क्लोरेट के 1 मोल रिएक्ट करेगा तो 1.5 मोल्स बनेंगे ऑक्सीजन गैस के। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर पोटेशियम क्लोरेट कितना हमें दिया गया है? 0.4 मोल्स। तो ऑक्सीजन गैस कितनी बनेगी? तो सिंपली हम क्या करेंगे, 0.4 मोल्स को मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 के साथ, जो रिलेशन हमने बिल्ड किया। तो 0.4 मल्टीप्लाई 1.5 इज इक्वल टू 0.6 मोल्स। 0.6 मोल्स किसके बन रहे हैं? ऑक्सीजन गैस के, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस। लेकिन सवाल ये है, हमसे तो मोल्स पूछे ही नहीं जा रहे। हमसे क्या पूछा जा रहा है? हमसे पूछा जा रहा है वॉल्यूम फाइंड करें, ऑक्सीजन गैस का कितना वॉल्यूम लिबरेट या रिलीज हो रहा है, कितना वॉल्यूम बाहर आ रहा है उस रिएक्शन से। तो हम क्या करेंगे, सिंपली ये जो हमें मोल्स मिले हैं इनको हम कन्वर्ट करेंगे वॉल्यूम के अंदर। तो कैसे करेंगे? मोल्स बराबर है, सॉरी वॉल्यूम बराबर है गिवन मोल्स मल्टीप्लाई मोलर वॉल्यूम। तो 0.6 इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मोलर वॉल्यूम कितना होता है एसटीपी पर? 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर, 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर। और जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आएगा 13.44 क्यूबिक डेसीमीटर। अब क्या हुआ कि मास वॉल्यूम रिलेशनशिप ने हमने क्या किया, हमने ये किया
कि ये जो हमें मैस दिया गया था सॉलिड पोटेशियम क्लोराइड का, उनसे हमने वॉल्यूम फाइंड किया किसका, ऑक्सीजन गैस का, इसलिए इसको कहा जाता है मॉस वॉल्यूम रिलेशनशिप। अब कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे भी हो सकते हैं कि जहां पर आपसे क्या होगा, आपको वॉल्यूम दिया जाएगा, ठीक है, लाइक गैसेस रिएक्ट कर रही हैं और जो प्रोडक्ट है वो सॉलिड बन रही है, तो इन केस में क्या होगा कि उस वॉल्यूम से आप मोल्स फाइंड करेंगे और फिर जो है वॉल्यूम जो दिया गया है उनसे मोल्स फाइंड करेंगे और फिर उन मोल्स को आप मैस में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा फिर वॉल्यूम मैस रिलेशनशिप। तो बात एक ही एक तरह से। तो सो वी हैव डिस्कस्ड मैस मास रिलेशनशिप, जो कि इस लेक्चर के पार्ट 1 में ही हमने समझ लिया था। अब हमने समझा मैस वॉल्यूम रिलेशनशिप को या वॉल्यूम मैस रिलेशनशिप को। अब हम लास्ट में समझने वाले हैं वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप को, ठीक है। सो लेट्स गो फॉर इट, द वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस द वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। पहले मैं उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, फिर एक न्यूमेरिकल है 1.9 आपके टेक्स्ट बुक में भी है, तो उनको सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप में हमें एक अननोन वॉल्यूम को फाइंड करना होता है, ऐसा वॉल्यूम जो हमें ना दिया गया हो या जो हमसे पूछा जा रहा हो उस वॉल्यूम से जो हमें दिया गया हो। अब होगा ये इस केस में, आपको रिएक्टेंट का वॉल्यूम देखकर प्रोडक्ट का मालूम वॉल्यूम जो है वो पूछा जा सकता है, या आपको प्रोडक्ट का वॉल्यूम दिया जाएगा और ये पूछा जाएगा कि रिएक्टेंट का वॉल्यूम कितना यूज हुआ होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, हमें वॉल्यूम फाइंड करना होगा, फिर वो वॉल्यूम रिएक्टेंट का भी हो सकता है, प्रोडक्ट का भी हो सकता है। तो ये तो हो गया इसका कॉन्सेप्ट कि वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप में हम करते हैं क्या है। एक सिंपल सा न्यूमेरिकल है आपके बुक के अंदर, चलिए इसको जल्दी से सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहले हमें कहा जा रहा है कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट एसटीपी दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्लीट बर्निंग ऑफ 50 डीएम क्यूब, ये अब क्या है वॉल्यूम का यूनिट है, ऑफ ब्यूटेन गैस इन द एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन गैस, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा यहाँ पर जो है ना वो मैं ऑक्सीजन लिखना भूल गया हूँ, सो लेट मी राइट दैट फर्स्ट। मैं पहले यहाँ पर ऑक्सीजन लिख देता हूँ, ये हो गया ब्यूटेन। चलें अब ठीक है। तो हमें जो है वो क्या है, ब्यूटेन दिया गया है कितने डीएम क्यूब, 50 डीएम क्यूब, ठीक है। और कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो एक्सेस है, मतलब उसकी कोई फिक्र नहीं है, वो अनलिमिटेड है। यहाँ पर जो लिमिटिंग फैक्टर है या जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है, जो कि हमारा आगे का टॉपिक भी है एमडी के सिलेबस में, तो वो है ब्यूटेन। ऑक्सीजन की यहाँ पर कहा जा रहा है फिक्र ना करें, सिर्फ आप ये देखें कि जो ब्यूटेन है, ब्यूटेन के हमने कितना कितना वॉल्यूम लिया है, 50 डीएम क्यूब। अभी इक्वेशन हमें क्या बताती है, इक्वेशन बताती है कि अगर अगर 2 मोल्स, कितने 2 मोल्स, 2 मोल्स जो है वो ब्यूटेन के जब रिएक्ट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बन रही है, 8 मोल्स। 2 moles of butane react and form 8 moles of carbon dioxide, ठीक है। और अगर हम ऐसा कहें, अगर हम ऐसा कहें कि लाइक इसको ना हम सिंप्लीफाई करते हैं, अगर इसका 1 मोल रिएक्ट करेगा, अगर ब्यूटेन का 1 मोल रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल्स जो हैं वो बनेंगे, 4, ठीक है। अच्छा यानी कि अगर मैं ऐसा कहूं, 1 मोल के अंदर तो देखें वॉल्यूम तो सेम है 22.4 डीएम क्यूब, चाहे फिर वो ब्यूटेन हो चाहे फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड हो। अच्छा लाइट भी चली गई, वेल कोई बात नहीं। अच्छा देखें, अब हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर अगर ब्यूटेन का 1 डीएम क्यूब, ब्यूटेन का 1 डीएम क्यूब रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड के कितने डीएम क्यूब बनेंगे डियर स्टूडेंट्स, 4 डीएम क्यूब बनेंगे। तो इसी तरह अगर अगर जो है वो ब्यूटेन के कितने डीएम क्यूब हैं, 50 डीएम क्यूब हैं, तो डेफिनेटली 50 मल्टीप्लाई बाय 4। तो बताएं जी कार्बन डाइऑक्साइड के कितने डीएम क्यूब बनेंगे, कितना वॉल्यूम बनेगा, 200 क्यूबिक डेसीमीटर या डीएम क्यूब। दिस इज आवर आंसर। ओके सो एट दिस पॉइंट यहां पर क्या हो रहा है, लेट मी ओपन दिस विंडो ताकि थोड़ी ब्राइटनेस आ जाए, हाँ ठीक है। अच्छा अभी एट दिस पॉइंट ये जो टॉपिक है दिस वन, मोल एंड एवोगैड्रोस नंबर, ये यहाँ पर इख्तिताम पजीर होता है, यहाँ पर खत्म होता है। वी हैव फिनिश्ड इट सक्सेसफुली, ठीक है, विद योर डिटर्मिनेशन।
अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे एमडीकेट सिलेबस में, जो कि है लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड एक्सेस रिएक्टेंट, उसको डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे रिएक्शन यील्ड को, थ्योरेटिकल यील्ड, एक्चुअल यील्ड या प्रैक्टिकल यील्ड, और तीसरी होती है परसेंटेज यील्ड। तो हम उनको कंप्लीट करके इसी वन शॉट लेक्चर में इस चैप्टर को फिनिश करने वाले हैं। सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक इन द एमडीकेट सिलेबस।